स्वागत है दोस्तों आपका गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। बाकी ज़्यादा अच्छे भी कैसे हो सकते हैं, मौसम ही ऐसा चल रहा है ना। थोड़ी सर्दी है तो कुछ लोग सर्दी से परेशान हैं, कुछ गर्मी से परेशान है। बाकी के बचे हुए बाकी के बचे हुए जो हैं वो सिलेबस से परेशान है। क्यों? एक के बाद एक करके क्या हो रहा है ना कि एग्ज़ाम्स वैकेंसीज आती जा रही है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी उनमें से ही एक है। और बच्चे क्या करते हैं ना कि चलो सिलेबस आ गया अपने पास में, सिलेबस मिल गया, नेट से डाउनलोड कर लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाया, ठीक है, सर्च किया यूट्यूब पर, ये लो ये टॉपिक ले लिया, उसके बारे में वीडियोस आए, एक वीडियो ले लिया। दोबारा से सर्च करते हैं, दूसरा वीडियो लिए, और फिर दोबारा से दूसरा टॉपिक उठा लिया। अब क्या होता है ना कि उनके लिए थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम, कि एक टॉपिक दूसरे से पढ़ रहे हैं, दूसरा उससे पढ़ रहे हैं, तीसरा इससे पढ़ रहे हैं। समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ परेशानियां काफी देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए ना गुरु कृपा टीम ने क्या किया कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मतलब एक कोर्स चलाया, जिसके अंदर अपन सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट दो सबसे मेन सब्जेक्ट रखेंगे, अपने टॉपिक रखेंगे, एग्जाम रखेंगे, जिनसे रिलेटेड अपन पूरा कोर्स यहाँ पर यूट्यूब पर देखेंगे। साथ ही साथ हिंदी वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट जो है उनसे रिलेटेड वीडियोस भी अपने को देखने को मिलेंगे, जो राजेंद्र सर से अपने को पढ़ने को मिलेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कितना बढ़िया पढ़ाते हैं वो। तो अब अपन कवर करेंगे साइंस के टॉपिक, साइंस के कंप्लीट लेक्चर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जितने भी टॉपिक आएंगे, लैब असिस्टेंट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, पूरे टॉपिक लेंगे और एक प्लेलिस्ट निकालेंगे, जहाँ पर आप लोगों को भी परेशानी ना हो कि अब फिर से एक टॉपिक चलो सौरभ सर का पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक देखे तो ये लो उनके पास तो टॉपिक ही नहीं है, दूसरा लेते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अपन पूरी प्लेलिस्ट देंगे, ठीक है। तो अब ना तुम सर्दियों से परेशान होगे, ना गर्मियों से, और ना ही सिलेबस सर्च करने से, ठीक है। तो चलो अब अपन क्या करेंगे ना, आज की जो क्लास है यहाँ पर अपन शुरू कर रहे हैं पहले सिलेबस से ही। जो अपना मेन मुद्दा आया था, तो सिलेबस से ही शुरू कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर होता क्या है, क्या क्या आता है उसके अंदर, कौन कौन सा टॉपिक आएगा। डायरेक्ट थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाएंगे कि चलो उठाया टॉपिक, जो मन में आ गया पढ़ने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपन लेंगे पहले टॉपिक। तो देखो अपना है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी अजमेर करवाता है, और अपने पास में जो सिलेबस है वो किसके लिए है? साइंस के लिए, ठीक है। साइंस के लिए अपन सिलेबस देखेंगे। और इसके अंदर भी ना अपन क्या चीज लेंगे, एक मिनट, इसमें अपन देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते चलेंगे। जैसे कि अपना सब्जेक्ट है क्या? साइंस, और साइंस में पेपर 2। तो इसके अंदर अपन पहला देख लेते हैं अपना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, ठीक है। 10-12th लेवल का जो होता है उनके लिए अपन सिलेबस देखेंगे कि साइंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, देखने को मिलेगी अपने को। तो देखो पहला टॉपिक अपना सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल आपको बताया हुआ है, पिछले कुछ अपने पुराने लेक्चर्स थे ना उनके अंदर मैंने बताया था कि सेल क्या होती है। अपने बॉडी की, शरीर की सबसे छोटी इकाई, नहीं बोलूंगा, सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? सेल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्यों संरचनात्मक है? क्योंकि देखो सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से मतलब कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और उससे बनता है शरीर। तो सबसे छोटी क्रियात्मक कौन सी हो गई? संरचनात्मक कौन सी हो गई? कोशिका। और कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती है समस्त प्रकार की अभिक्रियाएं, ठीक है, प्रक्रियाएं जो भी होंगी, रासायनिक होंगी, जैव रासायनिक होंगी, सब प्रकार की। तो इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला गया है। इसके अंदर अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स, एक कोशिका की क्या स्ट्रक्चर होती है। फिर बाद में बात कर लेते हैं फंक्शंस, काम क्या क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगक, ठीक है, छोटे छोटे अंगक, उनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनिल्स, जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियों को संपन्न कराने में सक्षम होते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अपना जो शरीर होता है उसके अंदर जो संगठन होता है उसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल।
जैसे कि आरएनए और डीएनए। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोक्सीन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो अब फर्क क्या होता है दोनों में? डीएनए और आरएनए दोनों ही एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम में लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 रज्जुक होते हैं, और एक में एक ही रज्जुक होता है। इसकी शुगर अलग होती है, इसकी अलग शुगर होती है। तो अपन इसको डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे इसको, है ना, एकदम मतलब विस्तार से पढ़ेंगे पूरा। फिर आता है सेंट्रल डोगमा। क्या होती है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा थ्योरी अपन ने पढ़ी है, कुछ ने तो पढ़ रखी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी। तो देखो अपन बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। सेंट्रल डोगमा में डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, इसको सेंट्रल डोगमा थ्योरी बोलते हैं। फिर बाद में बात कर लेते हैं अपन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या काम होते हैं और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख लेंगे। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट के लिए और लिपिड्स के लिए देख लेंगे। फिर अपन दूसरा टॉपिक देखेंगे अपना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? अनुवांशिकी। अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जेनेटिक्स के फादर थे मेंडल, ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने क्या काम किया था और किस चीज पर काम किया था, और उनकी थ्योरी को मेंडलिज्म थ्योरी बोला गया था। ठीक है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्लड ग्रुप, अपन चेकअप करवाने जाते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो वो सब आएंगे ब्लड ग्रुप्स के अंदर। RH फैक्टर आएगा, जो कि 80% लोगों में होता है, 20 में नहीं होता है। ये रीसस मंकी से लिया गया था, रीसस मकाका से, इसलिए RH फैक्टर बोला जाता है। फिर बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पता है कई रोग ऐसे होते हैं ना अपने अंदर कि अपने में तो होंगे जो होंगे, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी जो है या अपनी पिछली पीढ़ी में थे और उनसे अपने में आए हैं, तो वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनुवांशिक विकार जो एक संतति से दूसरे संतति में स्थानांतरित होते हैं। ये हो गया अपना जेनेटिक्स। तीसरा अपना आ जाता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकी समूह का वर्गीकरण या विभाजन। ठीक है, अलग अलग गुण धर्म के आधार पर उनको बांट देना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्लांटी, एनिमेलिया। तो ऐसे मतलब संगठन के स्तर है जो हेक्कल ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस आधार पर उनको बांटा गया था। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो सेकंड ग्रेड के लिए तो ना अपन कुछ और लेक्चर पहले भी बना चुके हैं जंतु जगत के लिए। पोरीफेरा अपन ने पढ़ा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा सब पढ़ा हुआ है। ठीक है अपना, तो लेक्चर्स देखते चलना। बाकी अपन फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं, प्रोटोजोआ से कोर्डेटा तक के। फिर आते हैं प्लांट ग्रुप्स। अब प्लांट किंगडम को बांटा गया है एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक में। एल्गी हो गया, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स हो गए, जिनको पादप जगत के उभयचर भी बोलते हैं। फिर टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। तो ये सब क्लासिफिकेशन आता है प्लांट ग्रुप के अंदर। अगला अपना टॉपिक आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन। फिर आता है पर्यावरण के जीव विज्ञान। इसके अंदर अपन देखेंगे फूड चेन। वो कहते हैं ना कि अपन घास मतलब अपन ने अनाज खाया, या फिर अपन किसी जंतु की बात कर लेते हैं। चलो टिड्डा है, टिड्डा वो घास खाता है, टिड्डे को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा लेती है। ठीक है, फिर उसका अपघटन हो जाता है। तो ये होती है फूड चेन, मतलब कि पोषण के लिए एक के बाद एक जीव की निर्भरता। फूड वेब, जब एक चेन से ज्यादा लोग चेन कनेक्ट हो जाए आपस में, ठीक है, तो वो होगी फूड वेब, जाल की जैसी संरचना। फिर आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड आते हैं जो अपने पोषण के स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनके आधार पर। ठीक है, कि प्राथमिक जो है उत्पादक जो है उनको खाने वाले उपभोक्ता कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या है। तो देखो एक तो संख्या का पिरामिड आता है कि संख्या के आधार पर जीवों की। एक आता है ऊर्जा का पिरामिड, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण। 10% का नियम आपने सुना होगा ऊर्जा प्रवाह का, जो पढ़ेंगे अपन आगे जाके। ठीक है, फिर आता है अपने पास में एक जैव भार का, मतलब वो जो जीव है उसके अणुभार का पिरामिड आता है। 3 प्रकार से बनते हैं ये। फिर आते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण तो वायु से होता है, धुएं से, पानी में हो गया, कुछ ऐसे वेस्ट डालने से उसके अंदर जो अपघटित नहीं होते। एक आता है सॉइल, मिट्टी से भी होता है, और ध्वनि का प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे।
फिर आता है जंतुओं के बारे में, जीवों के बारे में जो जंगलों में रहते हैं और उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के बारे में। आज के टाइम पे क्या है ना कि कुछ जंतु ऐसे हो रहे हैं जो विलुप्ति की कगार पे है, एंडेंजर्ड स्पीसीज ये, तो इनका संरक्षण भी जरूरी है, ठीक है, इनकी जाति को बचाए रखने के लिए, वरना क्या होगा, ये नष्ट हो जाएंगे पूर्ण रूप से और देखने को नहीं मिलेंगे। अब डायनासोर को देख लो, कहाँ मिलता है देखने को, ठीक है। सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, ये ऐसे स्थान है जहां पर इन जंतुओं को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखने के लिए वैसी परिस्थिति प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ये अपने को बोला है स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट के अंदर की बात करेंगे अपन, इसमें ओवरऑल इंडिया की नहीं करेंगे। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो ये तो मेरा वाला स्ट्रीम है, मैंने खुद ने मेरी बीटेक की है बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया कि एक डीएनए है, एक दूसरा डीएनए है, दोनों को मिला करके नया डीएनए बना दिया, जो क्या होता है वांछित लक्षणों के साथ में बनता है, ठीक है। उसको एक प्रोजेनी या फिर एक पीढ़ी में या परपोषी में स्थानांतरित कर दिया, जिससे नया जीव बनेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत लंबी प्रोसेस है ये, ठीक है। अपन तो क्या कर रहे हैं अभी संक्षिप्त में देख रहे हैं एकदम छोटे रूप में। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आरडीटी, इसके टूल्स और टेक्निक्स आ जाएंगे। फिर आता है क्लोनिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग करवाने के लिए, मतलब अपना सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल दूसरे परपोषी में भेजने के लिए क्या क्या काम आता है। फिर आती है डीएनए एम्प्लीफिकेशन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर होता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन ही होता है, ठीक है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या यूज में लेते हैं अपन, पीसीआर, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को एक के बाद एक करके बढ़ाते चलना। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और बायोलॉजी मतलब जीव। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज लिया जाता है वर्ड माइक्रोबायोलॉजी, उनकी स्टडी के लिए माइक्रोबायोलॉजी। जैसे यूकैरियोट्स आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या फर्क है, यूकैरियोट्स के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। फिर वायरस की बात करते हैं तो इनके पास तो आवरण ही नहीं पाया जाता। फिर बात करते हैं बैक्टीरिया, जो उनसे थोड़े डेवलप्ड है, सारे मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। फिर आते हैं माइकोप्लाज्मा, ये सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। फिर आते हैं लाइकेंस, लाइकेंस जो है पादप और जो फंगस होता है उनके बीच का क्या है, एक सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अब देखो प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। देखो मॉर्फोलॉजी होती है बाह्य आकारी की, बाहर से देख करके पहचानना क्या है, ठीक है। आंतरिकी, एनाटॉमी मतलब अंदर की तरफ से। जैसे मॉर्फोलॉजी में अपन बात कर ले जड़, तना, पत्ती, नोड, इंटरनोड, ठीक है, ये सब और उनके रूपांतरण। लेकिन एनाटॉमी जो होती है उसके अंदर अपन बात करेंगे आंतरिकी। उत्तक जो होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, उनके आंतरिकी का अध्ययन। तो ये हो गए प्लांट के टिश्यूज, उत्तक। फिर आता है उनके ऑर्गेनाइजेशन, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में। फ्लावर हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वाटर रिलेशन। जल का रिलेशन क्या है, किससे, पादप से, ठीक है। फिर बात करते हैं पानी, एक बायोमोलिक्यूल है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कि कैसा होता है, क्या होता है, किस किस से मिलके बनता है। ऑस्मोसिस, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट्स कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उसका संवहन करते हैं अलग अलग टिश्यूज से, ठीक है। फिर आता है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन या पादप श्वसन। देखो अपन बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके। तो वो चीजें पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। उसके लिए क्लोरोफिल काम आता है, वो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटो सिस्टम्स आ गया, रेड ड्रॉप फिनोमिनन, एमर्सन। अब ये कुछ इफेक्ट्स आ गए। फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो अंधेरे में होगी, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, पादपों में रिएक्शंस। फिर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं इफेक्ट करने वाले, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ पे। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आ जाएगा कि रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की अपूर्ण अवस्था में। फिर ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है CO2 की मात्रा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिलीज की गई, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है ना कि इन मॉलिक्यूल्स का RQ जो होता है ये 1 से कम होता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड ऐसे होते हैं जिनमें RQ क्या होता है, ज्यादा होता है 1 से। फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, किण्वन। अब एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। एंजाइम्स की स्ट्रक्चर हो गई, एंजाइम्स कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स होते क्या है, ये वे जैव रासायनिक
वे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, क्रियाविधि को तीव्र कर देंगे या फिर कम कर देंगे, ठीक है, तो प्रभावित करेंगे ये क्रियाविधि को। फिर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप की वृद्धि और विकास। देखो वृद्धि और विकास के अंदर भी एंजाइम्स का मुख्य योगदान होता है, ऑक्सिन होता है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर इथाइलिन है जो फलों को पकाने में काम आता है। तो इन कुछ हार्मोन्स की बात करेंगे अपन। फिर अपन बात कर लेते हैं, ये देखो ये रे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो होता है ग्रोथ बढ़ाता है रूट्स की। शूट्स की बात करें तो साइटोकाइनिन्स काम आते हैं। इथाइलिन फलों को पकाते हैं, ये प्रसुप्ति अवस्था में लेकर के जाता है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं उनके फलों के आकार को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे अंगूर के अंदर। तो अलग अलग हार्मोन्स अपन एक एक करके पढ़ेंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मानव के लिए गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का निर्माण। मानव में बात कर लेते हैं, नर के अंदर तो, मेल के अंदर तो स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर एग बनता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, एग और स्पर्म का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। क्लीवेज, क्लीवेज की बात करते हैं तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद में उसमें क्या होगा, क्लीवेज मतलब विदलन, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला स्टेट से एम्ब्रियो का निर्माण होना। ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ पर ये ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन बनना। यह आ गया एनिमल डेवलपमेंट में। फिर आते हैं इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन विकास, पहले से लेकर अब तक में कैसे विकास होता है। लेमार्किज्म आ गया, लेमार्क की थ्योरी। जिराफ वाली बातें सुनी होगी कि गर्दन लंबी कैसे हुई थी, है ना, पेड़ पौधे ऊपर की साइड में टहनियां चली गई थी तो गर्दन में ऊपर की तरफ खिंचाव करता है, जिस कारण से उसमें एडेप्टेशन हो गया वैसा ही, ठीक है, उसकी जीन वैसी ही बन गई। तो आने वाली पीढ़ी में और नए जिराफ आने लगे, वो कैसे थे, लंबी गर्दन के। पर ऐसा कुछ नहीं है, देखो पहले हाँ कुछ कुछ में हो सकता है, ये म्यूटेशन होगा किसमें, जो जनन कोशिका होगी उसी के अंदर, कायिक में नहीं होगा। चूहे की पूंछ काट कर देखी थी, लेकिन अगले चूहे में क्या हुआ था, पूंछ वापस से मिली थी। लेकिन जिराफ में क्या हुआ, पहले जिराफ थे घोड़े जैसे, ठीक है, छोटी गर्दन वाले, लेकिन उनकी जनन कोशिका के अंदर क्या हुआ, वो म्यूटेशन उत्पन्न हुआ। तो वो चीजें देख लेंगे। डार्विनिज्म, डार्विन के बारे में देख लेंगे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, प्रकृति उसी को चुनेगी जो सबसे ज्यादा फिट होगा। नेचुरल सिलेक्शन आ गया डार्विनिज्म में। एडेप्टेशन, जो एडेप्ट होगा, नियो डार्विनिज्म। फिर लेमार्किज्म, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज और स्पेसिएशन, मतलब जाति क्या होती है, ठीक है, उसका कंसेप्ट, जाति क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। फिर बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहां पर आते ही अपने पास में आ जाएगा सिस्टम, कैसे, डाइजेशन सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी आता है अपने पास में, श्वसन से, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोनों वाला, फिर आता है एक्सक्रेटरी उत्सर्जी उत्पाद वाला, सर्कुलेटरी रक्त का प्रवाह, और उसके अलावा अपने पास में कौन कौन से आ जाएंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, गति करने के लिए, स्केलेटल सिस्टम वाला, ठीक है। तो ये आ गए अपने पास, टिश्यू आ गए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, एक्सक्रेटरी है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम। यहां पर वो दिया नहीं है अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य मतलब किस लिए बोला है, रोगों के लिए, तो रोगों की बात करेंगे यहाँ पे। पोषण क्या होता है, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं हम, उनमें डिजीज कौन कौन से होते हैं मानव के अंदर, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, कोरोना के टाइम पे लगे होंगे टीके, तो वो क्या होता है वैक्सीनेशन, वो देखेंगे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कर रहे थे बहुत कोरोना के टाइम पे, इम्यूनिटी कम हो गई तो कोरोना होने की संभावना ज्यादा है, तो होती क्या है इम्यूनिटी, उसकी बात करेंगे। टिश्यू की बात कर लेंगे उत्तक की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कहते हैं ना कि एम्बुलेंस जा रही है एकदम सायरन बजाते बजाते कि हाँ हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के जा रहे हैं। कभी कभार अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसे, लता मंगेशकर जी की बात करते हैं, ठीक है, तो लता मंगेशकर जी ने क्या किया था, अपने सारे अंग दान करने के लिए कह दिए थे कि जैसे मेरी मौत होगी तो सारे अंग दान कर दिए जाएंगे। तो वो चीज कहाँ पर आती है, वो आती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ठीक है, मतलब ऑर्गन्स को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट करना। बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स, अब ये आ गई, यहाँ पे कुछ टेस्ट आ जाएंगे, डायग्नोसिस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई अपने ह्यूमन हेल्थ की बात। फिर अपन बात कर लेते हैं अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो था कौन सा, सीनियर और सेकेंडरी लेवल का। अब आएगा अपने पास में ग्रेजुएशन का।
ग्रेजुएशन में फिर से टॉपिक तो वही है, लेकिन थोड़े सब टॉपिक बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस आ जाएगा। कोशिका में विभाजन कैसे होता है, ठीक है, 1 से 2 कोशिका बन रही है, 2 से 4 बन रही है, कैसे बन रही है, वो क्या क्या इवेंट होते हैं, वो आ जाएंगे मियोसिस और माइटोसिस में। माइटोसिस की थोड़ी बहुत बता दे तो सेम, जितना मतलब न्यूक्लियस होगा, जितने डिप्लॉइड या हैप्लॉइड होगा, ठीक है, प्लॉइडी में होगा, उतना ही अगली जनरेशन में होगा। लेकिन मियोसिस में उसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोमल अपीयरेंस आधा हो जाता है उसका। फिर आप बात करते हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमेटिन कैसे बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसोम से, ठीक है, न्यूक्लियोसोम से सोलेनोइड और सोलेनोइड से क्रोमेटिन बनेगा। फिर बात करते हैं रेप्लिकेशन डीएनए का। एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वही रेप्लिकेशन है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये तीनों चीज देखेंगे। जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मेंडल के वर्क के बाद की बात आ जाएगी, यहाँ पे क्रोमोसोमल अपीयरेंस आएगी अब, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरीज आएगी, सटन, बावेरी, उन लोगों की। तो जीन इंटरेक्शन हो गया, जीन एक्सप्रेशन आ गया, फिजिकल मैपिंग आ गई, लिंकेज आ गया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होगा मियोसिस के अंदर, पैकाइटिन स्टेज में। फिर इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड आ गई, और ऑटोसोमल आ गई। क्रोमोसोम होते हैं अपने अंदर 46 मानव में, जो कैसे रहते हैं 44 और एक्स या फिर एक्स वाई। तो ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, और ये वाले होते हैं ऑटोसोमल, ठीक है, अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। फिर अपन बात कर लेते हैं म्यूटेशंस की। बिंदुत परिवर्तन होता है, फ्रेम शिफ्ट होता है, नाइट्रोजन बेसिस के हटने के कारण या जुड़ने के कारण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। चलो फिर से आ गया। यहाँ पर अपन कुछ और क्लासिफिकेशन के देख लेंगे, करेक्टर ज्यादा लेवल तक के, ठीक है, ऊपर के। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं लाइफ साइकिल किसकी, पैरामीशियम, चप्पल प्राणी, प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म दर्शाता है ये। फैसियोला, ये आता है किसके अंदर, प्लेटीहेलमिन्थी संघ का प्राणी है। फैसियोला हिपेटिका, जिसको लीवर वर्म भी बोलते हैं, या लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, पर्णकृमि भी बोलते हैं, ठीक है, यकृतकृमि भी बोलते हैं। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं अर्थवर्म, केंचुआ, एनिलिडा में आता है। कॉकरोच की बात कर लेंगे, और फ्रॉग की बात कर लेंगे, मेंढक की। मेंढक आएगा अपने उभयचर में आएगा, कॉकरोच अपने आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अपने पास में फैमिलीज के बारे में पढ़ लेंगे, यूफोर्बिएसी, सोलेनेसी, मालवेसी, कॉन्वोल्वुलेसी और फाबेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी, ठीक है। ये कुछ फैमिलीज है प्लांट्स की, जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। कुछ सरसों की फैमिलीज है, कोई मटर की है, फलीदार पौधों की है, ठीक है। फिर इनका फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से कौन से को रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे किया जाता है, ठीक है, इस टाइप से देखा जाएगा। फिर आता है इकोलॉजी। देखो फिर से आ गई इकोलॉजी, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा पढ़ेंगे अपन इकोसिस्टम के बारे में, इनके साइकिल्स पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। उसके बाद में रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक वो बुक है जिसके अंदर हर एक स्पीसीज के बारे में लिखा हुआ है, कितनी स्पीसीज पाई गई है, कितनी है ना जो एंडेंजर्ड में है, जो विलुप्ति की कगार पे है, कितनों को बचाया जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में अपन बात कर लेंगे एल नीनो वगैरह की बात कर लेंगे। जोन डिप्लेशन, कितनी जोन मतलब ओजोन जो होती है अपने, या अपनी जो जोन है कितनी लेयर होती है, कितने मंडल होते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, वो वाले सब बात कर लेंगे। आयन मंडल हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर लेंगे, जो गर्मी बढ़ रही है ना, हरित गृह प्रभाव। अब देखो उसको पढ़ने का या समझने का छोटा सा एक चीज है कि अपन सर्दियों में भी वो सब्जियां उगा लेते हैं जिनको क्या चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। एक वो व्हाइट कलर का सा टेंट टाइप का सा लगाते हैं, एक सिस्टम है ना, जिसके अंदर धूप आती है लेकिन बाहर कम निकलती है, तो वो तापमान बराबर करे रखता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। वैसा ही अपनी पृथ्वी के साथ में भी हो रहा है। फिर वापस बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आरडीटी टेक्नोलॉजी जो होती है, आरडीटी जो है वो जिस प्रोसेस से होती है उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन ट्रांसफर टेक्निक्स आ गई, कैसे कैसे, बायोलिस्टिक गन मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है, ठीक है। एनिमल टिश्यू कल्चर, कैसे एक टिश्यू से पूरा एनिमल का कल्चर कर लेते हैं अपन। फिर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आ जाएंगे एग्रीकल्चर मेडिसिन में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो वो जरूरी चीज है। कभी कभार क्या होता है ना कि अपने असली पेरेंट की, अपने असली बच्चे की पहचान करने के लिए ये यूज में ली जाती है, ठीक है, डीएनए मैच करवाया जाता है।
और वो कहते हैं ना अपन सीआईडी वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी मूवीज देख रहे हैं तो बोले इसका फॉरेंसिक्स को बुलाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एथिकल इश्यूज। ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जिनके कारण अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इफेक्ट हो रही है। कुछ बायोपायरेसी, पेटेंट करवाना, ठीक है, अपने नाम पे करवा लिया कि ये चलो ठीक है। अब जैसे कि एक है राजेंद्र नीलम, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक गेहूं की किस्म बनाई गई तो पेटेंट हो गया। लेकिन अगर उसी चीज को कोई पेटेंट करवाने से पहले कोई और चुरा करके अपने नाम पे पेटेंट करवा ले तो वो होती है बायो पायरेसी। पायरेसी मतलब चुराना, तो बायो मतलब जीव के लिए। फिर आता है क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, जिनमें क्या होता है ना कि बीज बनाने के लिए लैंगिक जनन की जरूरत पड़ती है, निषेचन की आवश्यकता होती है, तो उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। फिर लाइफ साइकिल के टाइप्स आ गए, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में आ गए, ठीक है। फिर आते हैं सीड प्लांट्स, बीज उत्पन्न करने वाले, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देख लेंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह के बारे में। प्लांट एनाटॉमी में आ जाएगा मेरिस्टेम के बारे में, एपिकल होता है, विभज्योतक जो विभाजन की क्षमता रखते हैं, स्थायी उत्तक होते हैं, अंतर्वेशी होते हैं, ठीक है, तो वो सभी अपन पढ़ लेंगे। वेस्कुलर बंडल्स पढ़ लेंगे, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमा हो गया, जाइलम बंडल हो गया, फ्लोएम पेरेनकाइमा है, तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं द्विनिषेचन, त्रिसंलयन, ठीक है, लैब असिस्टेंट में भी पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो कितने टाइप से आते हैं, जैसे हृदयाकार होता है, पहले हार्ट शेप, डंबल शेप्ड बनता है, ठीक है। एंडोस्पर्म, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्लॉइडी में कितना होता है, 3n होता है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है। पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, जैसे अपन सिट्रस फ्रूट्स देखते हैं नींबू का, तो उसमें बहुत सारे बीज बनते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस, एप्पल में देखने को मिल जाता है, बिना निषेचन के ही फ्रूट बन जाता है। पार्थिनोकार्पी, केले में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसमें भी। तो ये सब कुछ चीजें हैं अपन पढ़ेंगे। फिर आता है वाटर रिलेशंस। अब ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन हो गया, गटिंग हो गया, वाष्पोत्सर्जन के मतलब पानी के बाहर निकलने की प्रोसेस, तो ये आ गए अपने पास में। स्टोमेटा क्या होते हैं, कैसे यूज में आते हैं, कैसे वर्क करते हैं। फिर प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि CHON, ठीक है, P, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आ जाते हैं मैक्रो के अंदर। माइक्रो के अंदर आते हैं आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये सब चीजें। फिर आते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वही आ गया वापस से, पादप में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। C3C4 प्लांट्स, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, चलो ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बाद में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फास्फोरस का जुड़ना, ठीक है, या फास्फोरस के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ये सब चीजें प्रोसेस देखेंगे। फिर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट आ गया, इसमें वापस से अपन देख लेंगे फोटो पीरियडिज्म, जैव प्रदीप्ति आता है, एक प्रकाश प्रदीप्ति आता है, ठीक है, पादपों में। वर्नलाइजेशन आ गया, और उसके बाद फिजियोलॉजी देख लेंगे फ्लावरिंग की और फ्रूट डेवलपमेंट की, कि कैसे कौन सा पार्ट किस में बदलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अपन बात करते हैं कि बाहर के जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सब किस में बदल जाएंगे, एक फ्रूट जो होता है उसकी भित्ति के अंदर बदल जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर बात करें जो निषेचन होगा, जो युग्मनज बनेगा, वो किस में, बीज में बदल जाएगा। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस आते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं सीड डोरमेंसी, सीड जो होता है प्रसुप्तावस्था में, अंकुरन जो होता है वो चीज़ है कि पानी गिरेगा तो उसके अंदर से क्या छोटा सा पौधा निकलता है, तो कैसे निकलता है, क्या प्रोसेस होती है, ये सब अपन चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर देखते हैं एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, चलो फिर से वही आ गया। अब की बार अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में, योक सैक क्या होता है, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में। ये प्लेसेंटा आ गया। रीजनरेशन, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, ऑर्गन को दोबारा से बना लेती है ये सेल्स। क्लोनिंग एनिमल की टेस्ट ट्यूब बेबी, ये प्रोग्राम चला था अपना, जिसके अंदर क्या होता है, कभी कभार मदर क्या होती है कि एग तो रिलीज कर रही है, फादर भी है ना स्पर्म रिलीज कर रहा है, लेकिन दोनों के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता मदर के वुम्ब के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, दोनों गैमेट्स को लेकर के एक प्रैक्टिकली अपन कह सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर नए जीव को बनाया जाता है या नए बच्चे को बनाया जाएगा, ठीक है।
वो कंडीशन होती है टेस्ट ट्यूब में भी। फिर बाद में अपन पार्थिनोजेनेसिस, वो भी वापस से बात आ गई बिना निषेचन के। जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस अपन हनी बी में देख सकते हैं, ठीक है। मेल जो होता है वो कैसे बनता है, पार्थिनोजेनेसिस से। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब की बार अपने पास में एंडोक्राइन वाला आ गया और नर्व इम्पल्सिस आ गए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्डियक साइकिल भी आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें अपने पास में मिल जाएगी। फिर बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कुछ एनिमल्स है उनका अपन इकोनॉमी में क्या यूज ले सकते हैं। हनी बीज है, शहद मिलता है अपने को, वैक्स मिलता है अपने को, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं मंकीज है, पॉलिनेशन में काम आ जाते हैं, पॉलिनेशन करवाने में। फिर बात करते हैं अपने पास में एनिलिड्स आ जाते हैं कुछ। अच्छा, केंचुए की बात कर लेते हैं। केंचुआ क्या करता है, किसान का मित्र बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो खाद होता है ना अपने खेतों में, जो खाद दिया जाता है उसको अपघटित कर देता है, ठीक है। उसको ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो ज्यादा उपजाऊ बनाता है जमीन को। फिर प्रोटोजोआ संघ के कुछ है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। इंपॉर्टेंस कैसे होती है, क्योंकि कुछ बीज ऐसी होती है, हनी बी हो गई, उसके अलावा अपन नॉर्मल हाउस फ्लाई देख लेते हैं, क्या करती है वो, पॉलिनेशन में सहायता करवाती है। मोलस्का संघ के, जिनसे मोती मिलता है अपने को, पर्ल इंडस्ट्री, सीपिया, ठीक है, मोती मिलते हैं, ऐसे ही कई प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इकोनॉमिकली इनके बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, चलो ये हो गया अपना सिलेबस। अपन ने देख लिया सीनियर और सेकेंडरी दोनों लेवल का सिलेबस। अब इस सिलेबस को अपन कवर करेंगे एक एक टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब आपको कुछ नहीं आता है ना तो भी आने लग जाएगा, ठीक है। एकदम बस मन लगा करके पढ़ना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सीधा कमेंट बॉक्स में डालो। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया था कि राजेंद्र जी सर ने अपना हिंदी का भी बैच शुरू किया है, तो उस बैच पे भी ना आपको बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अब भटकना नहीं है बिल्कुल भी कि एक टॉपिक इसका पढ़ रहा है, एक उसका पढ़ रहा है, नहीं। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। हर एक टॉपिक मिलेगा वहां पे। डेली अपनी क्लास चलेगी यूट्यूब पर भी, वो भी पढ़ना है। और उसके अलावा अपने पास में ना कुछ कोर्सेज भी है जहाँ पे अपन और भी ज्यादा थोड़ा डेप्थ में जा करके पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ और किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके कोर्सेज भी वहां पे है। और आपको ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आपके बजट में एकदम, ठीक है, बिल्कुल आपको मिलेगा। और कुछ तो फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है ना, ये लेक्चर्स लेते हुए चलने हैं सारे, साइंस के हो चाहे हिंदी के हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना अपने चैनल को, ठीक है। जिन्होंने नहीं कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है वो लोग तो चलो पढ़ते हुए चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सिलेबस था आपका सेकेंड ग्रेड का। तो फटाफट पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर अपन अपना एक टॉपिक उठा करके और उसको शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।